हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ इंग्लिश मिस्त्री। माय नेम इज़ विक्रम कौशल। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल है हमारा अलाइड सर्विसेज इंग्लिश का मेंस एग्ज़ाम, और मैं आपके सामने एक छोटी सी वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम सिर्फ ये देखेंगे ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो बच्चे अक्सर करते हैं एग्ज़ाम्स में, और उन सारी गलतियों को हम किस प्रकार से हम अवॉइड कर सकते हैं। तो डूज एंड डोंट्स फॉर द 11th आवर। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। जी, एज यू नो कि जो हमारे पास एग्ज़ाम है इसमें सबसे पहले हमारे पास होते हैं कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं हमें ना, जिसमें एक पैसेज दिया होता है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको करना होता है। फिर प्रेसी राइटिंग होता है, आर्टिकल्स, prepositions, फ्रेजल वर्ब्स, होमोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, डू एज डायरेक्टेड, लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, और इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं। सबको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन होती है। तो कॉम्प्रिहेंशन में हमें क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 18 मार्क्स की हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन होती है, जिसमें से क्या है कि 4 क्वेश्चंस आपको होते हैं 4 मार्क्स के, 4 4 आर 16, और 2 मार्क्स के हमारे पास सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं। जो देखिए, कॉम्प्रिहेंशन को करने का सबसे सही तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद आप कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए, और उसके बाद जो भी आपको आंसर्स लिखने होते हैं इसमें जो जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपको पैसेज में से आपको एज इट इज़ नहीं उठाना है। आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, पूरे पैसेज को पढ़ना है, सेंस को अपने माइंड में रखना है, और अपने शब्दों में, अपने वर्ड्स में उस जो क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, और एज पर द वर्ड लिमिट, मार्क्स के हिसाब से आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। और जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि कॉम्प्रिहेंशन जो पैसेज जो दिया होता है आपके पास, उसके बीच में से एक वर्ड होता है, और उसकी आपको सेंस पैसेज के हिसाब से मैच करनी होती है कि इस पैसेज में इस वर्ड का सिनोनिम क्या बन रहा है इस पैसेज के सेंस के हिसाब से। ठीक है जी। तो इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास होता है प्रेसी राइटिंग। तो प्रेसी राइटिंग में हम क्या करते होते हैं? प्रेसी राइटिंग में हमारे पास क्या है, 22 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग होता है, और जिसमें टाइटल 2 नंबर का होता है, और बाकी जो है वो 20 मार्क्स का होता है। एक बात तो जब बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो टाइटल है वो सबसे ऊपर लिख देते हैं। मान लो आपके पास इस प्रकार के बॉक्सेस बने होते हैं, और वहाँ पे मेंशन किया होता है कि एक जो बॉक्स है, एक बॉक्स में आपको सिंगल ही वर्ड लिखना है। जैसे द है तो द इसमें आएगा, अ इसमें आएगा, एन इसमें आएगा, इन, मतलब जो भी वट एवर यू वॉन्ट राइट, आपको एक बॉक्स में एक ही वर्ड लिखना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि टाइटल के लिए आपको लास्ट में हमेशा ही एक अलग से स्पेस दिया होता है। सबसे पहले आप लिखने से पहले आपने देखना है कि जो स्पेस है वो स्टार्टिंग में है, अंत में है। अगर लास्ट में दिया हुआ है तो आपको टाइटल के दिए हुए स्पेस में ही टाइटल लिखना है, आपको बॉक्सेस के बीच में टाइटल नहीं लिखना। दूसरी बात ये होती है कि प्रेसी को लिखने का सबसे सही तरीका ये होता है कि कोशिश ये करो, 1/3 जो वर्ड्स होते हैं, आपके पास बॉक्सेस दिए होंगे, बॉक्सेस को पहले काउंट कर लो मोटा मोटा कि कितने हैं। अगर मान लो हमारे पास जो है वो फॉर इंस्टेंस हमारे पास 150 वर्ड्स का हमारे पास एक प्रेस, हालांकि इतना छोटा आता नहीं, मान लो 450 का है, 450 का है हमारे पास, तो 450 का हाफ जो है 150 हो जाएगा, है ना। ओके, सो क्या है, आपको 150 वर्ड्स, अप्रॉक्सीमेट 150 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो अगर जितने भी बॉक्सेस दिए हैं, अगर वो 150 हैं तो 150 ही भरने हैं। अगर 150 से 10 ज़्यादा है तो भी अगर आप पूरे भर देते हो तो उसमें कोई आपकी नेगेटिव साइड नहीं होती। इनफैक्ट वो अच्छा ही होता है अगर आपका पूरे जो बॉक्सेस अगर वो भरे जाएं। ओके, सो अब बात करते हैं कि लिखना कैसे है। सबसे पहले आपको प्रेसी को ढंग से पढ़ना है। एक दो बार एक जब आप पढ़ोगे उसके बाद आपको उसकी जो सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल आइडिया को माइंड में रख के उसकी एक अलग से सेंस बनानी है और उसको अपने शब्दों में लिखना है। दूसरी बात यह है कि पैसेज में से जो आपको पैसेज दिया होगा, जो पैराग्राफ दिया होगा, उसमें से आपको कभी भी जो लाइंस हैं वो एज इट इज़ नहीं उठानी है। कीवर्ड्स को आप नोट डाउन कर लो। कोशिश ये करो कि मान लो किसी को बिल्कुल भी नहीं आता, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, तो कोशिश करो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दीजिए, कंजक्शंस के थ्रू थोड़ा सा जोड़ दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि छोटा बनाने के चक्कर में जो कनेक्शन है सेंटेंसेस का वो ख़त्म ही कर देते हैं। मतलब अगर आप उस लाइन को पढ़ोगे तो कोई सेंस नहीं बन रही होती है उस चीज़ की। दैट इज़ टोटली रॉन्ग। आपका जो पैसेज है, जो अभी आपका पैसेज लिखोगे, उस पैसेज की कलेक्टिवली एक सेंस बननी चाहिए। तीसरी बात यह है कि कभी भी आपको पैसिव राइटिंग में पैराग्राफ नहीं बनाने हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि ऐसे पैरा लिखा, फिर यहाँ पे खत्म हो गया और उसके बाद नया पैरा अगली लाइन से स्टार्ट कर दिया। नहीं, आपको स्टार्टिंग से शुरू करना है, और जहाँ पर आपका खत्म होगा वहाँ तक आपको उसका एंड करना है। मतलब आपको बीच में कोई और पैराग्राफ नहीं बनाना है। तो इन सारी बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो
प्रेस राइटिंग हो गया। प्रेस राइटिंग के बाद आगे आता है आर्टिकल्स। हमारे पास 5 नंबर के आर्टिकल्स होते हैं और आर्टिकल्स को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, है ना, तभी आप लिखोगे। वहाँ पे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि जो गिवन जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें आपको ए एंड द भरना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा तो उसकी जगह पे आपको क्रॉस लगाना होता है, तो वहाँ पे क्रॉस लगाना है। कुछ लोग उसको खाली ही छोड़ के आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो आर्टिकल्स में देखिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस। आर्टिकल्स के लिए मैंने अलग वीडियो यूट्यूब चैनल पे डाल रखी है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस करने का देखिए कोई आसान या शॉर्टकट नहीं होता, प्रैक्टिस ही है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड सेकंड थिंग ये है कि प्रेपोजिशंस में लोग तुक्का लगाते हैं। लोग ये समझते हैं कि नहीं ये जच रहा है, तो जचना है, क्या जचता है ये नहीं देखना है आपको। यू हैव टू गो बाय द टेक्निकलिटीज, यू हैव टू रीड द रूल्स अगेन। नेक्स्ट इज योर फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स को भी आप लर्न कर सकते हो और तभी आप लिख सकते हो। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास होमोनिम्स। होमोनिम्स में दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके अलग अलग देखने में हमें बिल्कुल सेम जैसे लगते हैं, मतलब सेंस उनकी अलग होती है। जैसे स्टेशनरी और स्टेशनरी है ना, देयर और देयर। तो देखिए आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, वहाँ पर क्या लिखे। समटाइम्स आपके पास इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि इन टोटलिटी यू हैव टू मेक 10 सेंटेंसेज। 5 आते हैं हमारे पास, है ना, 5 होमोनिम्स होंगे और आपको 10 अलग अलग सेंटेंसेस में उनका यूज़ करना है। समटाइम्स ऐसा भी दिया होता है कि होमोनिम्स आपको 5 होमोनिम्स दिए हुए हैं और एक ही सेंटेंस में आपको दोनों होमोनिम्स का यूज़ करना है। तो आपको इंस्ट्रक्शंस को ढंग से पढ़ना है। आपने कैसे प्रैक्टिस की है वो मैटर नहीं करता। अगर मान लो आपने 10 सेंटेंसेस को प्रैक्टिस की हुई है और पेपर में आता है कि आपको दोनों जो होमोनिम्स हैं उनका एक ही सेंटेंस में यूज़ करना है, तो आपको एज पर द इंस्ट्रक्शंस करना है। आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। जहाँ पर आपको अलग अलग सेंटेंसेस में करना है वहाँ पर आपको लिखा होगा, बाकायदा बताया होगा, ये मेंशन किया होता है कि आपको इन टोटल जो है वो 10 सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। ओके अब इसके बाद हमारे पास बात आती है कि सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं। बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंसेस बनाते हैं। मान लो सपोज आपके पास जो वर्ड है स्टेशनरी, तो लोग बोलते हैं आई वेंट टू द स्टेशनरी शॉप। भाई क्या होता है कि आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हैं जिसमें उस वर्ड का मीनिंग क्लियर हो। सो आप इस प्रकार से बना सकते हैं कि आई वेंट टू द स्टेशनरी शॉप टू बाय पेन, पेंसिल, इरेजर एट्सेट्रा। अब क्या हुआ, इसमें क्या है, आपको लग रहा है कि भाई स्टेशनरी शॉप में आपको हमें ये चीज़ें मिलती होंगी, बट आई वेंट टू द स्टेशनरी शॉप, इसमें किसी को पता नहीं लगेगा कि स्टेशनरी क्या होती है। स्टेशनरी को खाने की चीज़ होती है, यूज़ करने की चीज़ होती है, पहनने की चीज़ होती है। तो आपको यू हैव टू मेक द मीनिंग क्लियर फ्रॉम द सेंटेंस। आपको इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर। और दूसरी बात ये है कि समटाइम्स क्या होता है कि आपको यू हैव टू यूज़ द वर्ड्स इन सेंटेंसेज लाइक कई बार ऐसे होता है कि कोई सिनोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं या सिंपल वर्ड्स दिए होते हैं वोकेबलरी के, और उसमें लिखा होता है कि आपको इसे सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो लोग क्या करते हैं कि बहुत ही सिंपल, जैसे मान लो सपोज मैन आ गया है ना, मैन है तो लोग कहेंगे मैन, मैन है, जैसे मैन इज़ मॉर्टल लिख देंगे, है ना, या प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी आपको जो प्रोवर्ब्स होती हैं, जो सेइंग्स होती हैं, उनको डायरेक्टली यूज़ नहीं करना है। यू हैव टू कनेक्ट दीज थिंग्स विद द पर्टिकुलर सेंटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि अगर आपने लिखना है कि मैन इज मॉडल, तो आप लिखते हो इट इज़ अ फेमस सेइंग, या टीचर एक्सप्लेन्ड दिस फ्रेज या दिस सेइंग टू द स्टूडेंट्स दैट मैन इज मॉडल, है ना। और कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चीज़ों को, है ना, सिंपल लिखना है पर अच्छा लिखना है, और बहुत छोटा भी नहीं लिखना है ना। ब्यूटीफुल आ गया तो लोग लिखते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल, नो, आपको थोड़ा अच्छा सेंटेंस बनाना है एज पर द लेवल ऑफ द एग्जाम, बिकॉज यू आर अपीयरिंग इन द अलाइड सर्विसेज मेंस एग्जाम। तो आपको ऐसा नहीं कि दूसरी क्लास का बच्चा जो सेंटेंसेस बनाता है, बिकॉज यू आर ऑल आर ग्रेजुएट। तो ग्रेजुएट जो एक पर्सन होता है उसके हिसाब से ही आपको सेंटेंसेस को बनाना है। नेक्स्ट इज वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में भी आपको जो है वो अगेन ये लर्न ही करने होते हैं, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। अगले हैं डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में क्या है, आपको सेंटेंसेस दिए होते हैं और उसमें इंस्ट्रक्शंस दी होते हैं, एज पर इंस्ट्रक्शंस ही आपको करना है ना। चाहे वो सेंटेंसेस के टाइप हो गए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, या समटाइम्स ऐड क्वेश्चन टैग, या एक होता है कि टू को रिमूव करो, है ना, या फिर सो दैट को जो है टू लगाओ इसमें, ऑल दो से स्टार्ट करो, है ना। यू हैव गिवन इंस्ट्रक्शंस, यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, और उसी हिसाब से आपको करना है ना। नेक्स्ट इज योर लेटर राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग। बिफोर गोइंग टू द लेटर राइटिंग एंड द रिपोर्ट राइटिंग, लेट मी क्लियर वन थिंग टू यू कि
एक तो जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरा ये मानना है कि जब वंस है ना यू अटेम्प्ट योर एग्ज़ाम और एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलो तो स्टॉप डिस्कसिंग द थिंग्स। मुझे ऐसा लगता है कि आपको डिस्कस नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपका हिंदी का एग्ज़ाम भी है। तो ये कहीं ना कहीं अगर मान लो आपके क्वेश्चंस ठीक होते हैं तो फिर तो अच्छी बात है, अगर ठीक नहीं होते तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा इस चीज़ के ऊपर। तो आपको किसी भी एक्सपर्ट या किसी भी फ्रेंड के साथ पेपर, एटलीस्ट जब इंग्लिश का पेपर हुआ तो आपको डिस्कस नहीं करना है। सेकंड थिंग, जिस प्रकार से जनरल स्टडीज़ का पेपर था, इट वाज वेरी जेनरिक एंड वेरी जनरल पेपर। और हमेशा से मुझे ऐसा फील होता है कि स्कोर या मेरिट जो है आपको लैंग्वेजेस ही बनाएंगी। तो लैंग्वेजेस में कम से कम आपके 90+ स्कोर तो चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, तभी आपकी सिलेक्शन पक्की है। और लैंग्वेजेस ही हैं जो गेम चेंजर हैं, तो आपको अच्छे ढंग से करना है। और मेरा ये सजेशन है कि सबसे पहले आप ग्रामर पार्ट के ऊपर जाइए, ग्रामर पार्ट को कीजिए जितना भी आपको आता है। उसके बाद आप राइटिंग, ऐसे है ना, एक ऐसे भी आता है, ऐसे में भी ये होता है कि क्या है कि बेसिकली आपको लिमिट दी होगी, जैसे इन जनरल 300 वर्ड्स की लिमिट होती है। तो अगर 300 वर्ड्स की लिमिट है तो कोशिश करो कि विद इन लिमिट लिखो, लाइक 300 से 330 वर्ड्स हो जाए, 350 हो जाए मैक्स टू मैक्स। बट समटाइम्स अगर आप 300 वर्ड्स को 500 वर्ड्स लिखेंगे, 600 वर्ड्स लिखेंगे, तो दिस इज़ नॉट डन, है ना। इट विल बी ऑन द नेगेटिव साइड बेसिकली, है ना। अगर इसका मतलब है कि आप यू आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस, तो यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जामिनर, है ना। आपको इन सारी चीज़ों का स्पेशल तरीके से ध्यान रखना है। और सेकंड थिंग, जब आप कभी भी ऐसे को अटेम्प्ट करोगे तो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चंस की तरह अटेम्प्ट मत कीजिए। कुछ लोग होते हैं जो डायग्राम्स बनाना शुरू कर देते हैं, फ्लो चार्ट्स बनाना शुरू कर देते हैं, या पॉइंट्स में लिखना शुरू करते हैं। नो, आपको बहुत ही सिंपल ऐसे को ऐसे की सेंस में ही लिखिए। और वेन एवर यू अटेम्प्ट ऐसे, तो ऐसे जब आप अटेम्प्ट करते हो तो उसमें वो आपकी कोर नॉलेज चेक नहीं करेगा एग्जामिनर, बिकॉज वो आपकी जनरल स्टडी से उनकी कोर नॉलेज आपकी चेक हो रही है। ऐसे का मतलब है कि हाउ टू रिप्रेजेंट योर आइडियाज़ इन अ वेग सेंस, कि आपको कितना पता है। अगर आपको कोई चीज़ आती भी नहीं है तो आप किस वे से इसको रिप्रेजेंट करते हो यहाँ पर। ऐसे इज़ ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन, है ना, द प्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडियाज़, कि आप उस टॉपिक को किस प्रकार से आप मोल्ड कर सकते हो, किस प्रकार से आप लिख सकते हो, है ना। तो ऐसे में अगर आपको लग रहा है कि डाटा अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो लिखिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। कोट्स ऐड ऑन कीजिए, अच्छा है, अच्छा स्कोर आ जाता है ना। तो ऐसे को आपने ढंग से अटैम्प्ट करना है, और वर्ड लिमिट्स की आपने स्पेशल, है ना, इस चीज़ का जो है आपने ध्यान रखना है। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट जो हमारा है उसके ऊपर चलते हैं, दैट इज़ योर रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्ट राइटिंग की। तो रिपोर्ट राइटिंग में आपको लिखा होता है स्पेशली कि आपको प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन द टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक दिया होता है इन द लेटर फॉर्मेट, ये स्पेशल वहाँ पे लिखा होता है। अगर लेटर फॉर्मेट नहीं लिखा हो तो जो अकेडमिकली है ना 10th+2 में CBSE में या किसी अदर बोर्ड में आती है उसका अलग फॉर्मेट होता है, परंतु ऑफिशियल जो रिपोर्ट होती है, ऑफिशियल रिपोर्ट जो लेटर फॉर्मेट में लिखी जाती है उसका आपको देखिए क्या है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, करंट डेट। अगर आपको डेट दी हुई है वहाँ पर तो वो लिखना है। टू के बाद रेसिपिएंट नेम आएगा जिसको आप भेज रहे हो। जैसे आपको ऐसा कहा गया कि भाई आप हिमाचल के हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके आप चेयरमैन हो, और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने जो है एक हेल्थ की रिपोर्ट मांगी है पूरे हिमाचल प्रदेश की, कि हमारे आने वाले टाइम में पूरे 1 साल में जो आपका बजट था आपने कहाँ लगाया और कहाँ कहाँ ने आपने उसे वो खर्च किया है, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या क्या स्कीम्स हैं जिनको आपने ग्राउंड लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट किया है। तो आप टू लिखोगे, है ना। टू किसको, CM, रेस्टोरेंट का नेम आ जाएगा अगर आपको नाम दिया है वहाँ पे। अगर नेम नहीं दिएगा तो सिर्फ डेजिग्नेशन आ जाएगी, जैसे चीफ मिनिस्टर, है ना। डिपार्टमेंट का नेम आ जाएगा तो फिर आप हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे दिया होगा वो आप लिख सकते हो। उसका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के ऊपर है ना, तो वो आपने मेंशन किया। उसके बाद सैल्यूटेशन आ जाएगा, सैल्यूटेशन जैसे रिस्पेक्टेड सर या सर है। और उसके बाद इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ आ जाएगा। इंट्रोडक्शन आप दोगे कि जैसा कि आपने जो है वो पहले वाले लेटर में, या जैसे कि आपने पहले हमसे रिपोर्ट मांगी थी, उस रिपोर्ट के संदर्भ में, उस रिपोर्ट के कंटेक्स्ट में मैं आपको सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। तो बॉडी में सबसे पहले स्कोप ऑफ द रिपोर्ट, मतलब मेन टॉपिक क्या है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब किस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, जैसे हेल्थ के बारे में रिपोर्ट मांगे तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। सेकंड पॉइंट है उसकी फाइंडिंग्स एंड द एनालिसिस, क्या आपने एनालाइज किया है, किस प्रकार की जो ग्राउंड लेवल पे क्या रियलिटी थी, कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसके बाद है रिकमेंडेशंस, आपको अगर आपसे मांगी हुई है रिकमेंडेशंस तो आपने देनी है कि आप क्या रिकमेंड करते हो इस चीज़ के ऊपर। और लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। इसमें देखिए आप पैराग्राफ्स बना सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। पॉइंट्स आप लिख सकते हैं ना, 1 2 3 4 करके, बट अगेन डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स आप नहीं बना सकते, है ना। पॉइंट्स में इसको लिख सकते हैं। उसका तो क्लोजिंग नोट लिखना है, अपना नाम लिखना है, डेजिग्नेशन लिखनी है और डिपार्टमेंट नेम लिखना है। और इस प्रकार से एक ही लेन में रहेगा जिस प्रकार से हम लेटर लिखते हैं, है ना। आगे पीछे नहीं करना है, एक ही लेन में होना चाहिए ये।
और दिस इज़ हाउ यू हैव टू राइट द रिपोर्ट। और समटाइम्स ऐसा है कि रिपोर्ट राइटिंग वैसे अलाइड सर्विसेज में आई नहीं है अब तक, बट वी नेवर नो, आप आ सकती है। जिस प्रकार से पैटर्न चेंज हो रहा है तो बी रेडी फॉर द वर्स्ट बेसिकली है। सो इस प्रकार से आपको लेटर लिखना है, सॉरी रिपोर्ट लिखनी है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज योर लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग का देखते हैं हम किस प्रकार से करना है। लेटर राइटिंग फॉर्मल जो एक लेटर है उसमें क्या है, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको डेट लिखनी है। डेट को लिखने का फॉर्मेट बहुत सारे बच्चे हैं जो गलत करते हैं, कोई लिख देते हैं जैसे मान लो 20/10/2025, ये गलत है। या कुछ ऐसे लिखते हैं 20 फरवरी 2025, ये भी गलत है। देखिए ये भी, जब आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो आप, है ना, यू आर अटेम्प्टिंग, यू आर राइटिंग द मेंस एग्जाम ऑफ इंग्लिश, सो आपको यू शुड हैव सम एटिकेट्स ऑफ राइटिंग थिंग्स, यू शुड हैव द प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द डेट, किस प्रकार से डेट लिखी जाती है ना। तो सबसे ईजिएस्ट वे मुझे लगता है कि सबसे पहले आप जो है वो लिखो, जैसे आपने लिखा मान लो February 25, 2025, एक तरीका ये है। अगर आपने 25 पहले तो 25 आएगा ना, पूरा लिखोगे आप, और यहाँ पे 2025, ये भी आपका जो है वो एक सही तरीके से कॉमा आएगा इसके बाद, है ना, और फरवरी का एफ बढ़ा आ जाएगा। दिस इज, और डेट के आगे आपको डेट मेंशन करने की जरूरत नहीं, कि डेट नहीं लिखना है आपको सिंपल डेट, नॉर्मल डेट लिखनी है। इज दैट क्लियर? ये आपने डेट लिख ली। डेट के बाद आपको अगेन क्या करना है, यू हैव टू लीव वन लाइन, है ना, उसके बाद आ गया रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स, देखिए जो सेंडर्स और रिसीवर्स एड्रेस होता है इन जनरल ऐसा कहा जाता है कम से कम ये 3 लाइन्स में होना चाहिए, कम से कम, है ना। और रिसीवर्स एड्रेस लिखा, उसके बाद अगेन आपने एक लाइन छोड़ी और सब्जेक्ट लिखा। अब लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद जो है वो ऐसे एरो बना देते हैं, गलत है, ऐसे नहीं बनाना है आपको, चित्रकारी नहीं दिखानी वहाँ पे आपको। इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश के पेपर की तरह ही आपको अटैम्प्ट करना है। आपको सिंपल दो दो इस प्रकार से आपको जो है वो कॉलन लगाने हैं, दैट्स ऑल। ठीक है जी, सब्जेक्ट आपने मेंशन कर दिया। उसके बाद आ गया सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में क्या है कि, है ना, एक तो डियर नहीं लिखना, सबसे बड़ी बात। लोग क्या करते हैं, डियर सर। भाई जब आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, आप एक ऑफिसर को लिख रहे हो, आप किसी अपने कज़न को नहीं लिख रहे हो, कोई बुआ के लड़के या चाची के लड़के को नहीं लिख रहे हो आप एक ऑफिसर को लिख रहे हो, है ना, एक लेटर लिख रहे हैं, ऑफिशियल लेटर लिख रहे हो। डियर तो वहाँ पे आएगा नहीं, वहाँ पे सर या मैम या रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम करके आप लिखोगे वहाँ पर। ठीक है जी, उसके बाद आपको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, और उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट कर दोगे। बॉडी में कम से कम 3 पैराग्राफ्स होने ही चाहिए, 3 पैराग्राफ कम से कम। एक आपका इंट्रोडक्टरी, मेन प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, और लास्ट में आपने कंक्लूजन निकालना है, और लास्ट में एंडिंग नोट आपको देना है, अपना नाम लिखिए, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर एज पर द रिक्वायरमेंट। और जो भी आपको लेटर लिखना है वो लेफ्ट हैंड साइड पे जो है एक लेन में होना चाहिए, है ना। इसमें आपको अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं, परंतु यहीं से ही स्टार्ट करना है। अगर मान लो आपने ये पैराग्राफ लिख रहे हो और यहाँ जैसे खत्म हुआ, तो अगला पैराग्राफ आपका सेम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अगर आप पेपर अच्छे ढंग से अटैम्प्ट करते हैं तो आधे मार्क्स आपके कटने से बच सकते हैं। जिसको पेपर अच्छे ढंग से अटैम्प्ट करना आता है वो अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकता है। तो दिस, ये भी एक कला होती है पेपर को लिखना भी। तो दिस इज हाउ यू हैव टू राइट योर लेटर, है ना, जो फॉर्मल लेटर है। और मोस्टली फॉर्मल लेटर ही आता है, इनफॉर्मल नहीं आता है। तो आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना है। और सबसे पहले अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले आप कोशिश कीजिए ग्रामर पार्ट को करने की, क्योंकि क्या होता है कि कई बार जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या और जो अप्लाइड पार्ट होता है, तो कई बार हम कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसी में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में वो चीज़ें कहीं ना कहीं रिमाइंड हो जाती हैं। तो समटाइम्स हल्की सी हेल्प हो जाती है। तो कोशिश करो इन सब चीज़ों को बाद में छेड़ो, सबसे पहले आप अपने ग्रामर को छेड़िए। देखिए जो राइटिंग पार्ट है उसमें सबके मार्क्स एवरेज ही रहेंगे, सिर्फ एक ग्रामर ही एक ऐसा ऐसा पार्ट है जिसमें आपके फुल मार्क्स आने की संभावना रहती है। मतलब अगर 75 मार्क्स का ग्रामर आ रहा है, जिसके 60+ ग्रामर में आगे, वो इन है, अच्छे स्कोर से इन है आपका। तो कोशिश कीजिए ग्रामर के ऊपर बड़े अच्छे से कीजिए, बड़े अच्छे से आप अटैम्प्ट कीजिए, है ना। और अपने जो जितने भी गैस है वो नहीं, बहुत ज़्यादा गैस मारने हैं अपने, और अच्छे ढंग से पेपर को अटैम्प्ट करना है, पेपर की तरह ही अटैम्प्ट करना है। कटिंग्स कम से कम होनी चाहिए। अगर मान लो मैंने ग्रामर लिखा हुआ है, अगर मान लो सपोज मेरे से ग्रामर की स्पेलिंग ग्रामर लिखा गया, तो ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसे काट रहे हैं, नो, दिस इज़ रॉन्ग। उसमें से दूर से ही वो चीज़ हाईलाइट हो रही है। अगर मान लो मुझसे कोई चीज़ गलत होगी तो उसको सिंपल एक कट मारना है ऐसे, दैट्स ऑल। बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड को जाता है। और बहुत ज़्यादा अंडरलाइन नहीं करना है, ऐसे को बहुत ज़्यादा नहीं करना। कोई एक आधा बीच में पॉइंट है, कीवर्ड्स आपको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट है, उसको आप अंडरलाइन कर सकते हो। अदरवाइज आपने पूरे ऐसे को
अंडरलाइन नहीं करना, कोशिश करनी है कॉम्प्रिहेंशंस को आप सॉल्व करोगे तो पॉइंट्स में आंसर्स ना लिख के आप पैराग्राफ में लिखिए। इंग्लिश के अंदर अगर मान लो कोई वर्ड है तो उसको नंबर्स में, हिंदू अरेबिक में ना लिख के उसको उसके वर्ड्स में लिखने की कोशिश कीजिए। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको रखने हैं माइंड में। और लगता है वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, और मैं इसी के साथ जो है इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप सबका पेपर क्लियर हो जाए, बड़े अच्छे से आप जो है वो एग्ज़ाम दीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।